आज अपन पढ़ेंगे शिक्षा का सामाजिक आधार, ठीक। और दूसरा है शिक्षा और समाज का संबंध, ठीक। सही समय पर आप सही क्वेश्चन पूछे हैं राम भाई, ठीक है। तो सही समय है ना, क्योंकि ये टॉपिक से रिलेटेड ही है। क्या देखा कि हमने शिक्षा, इसकी सामाजिक आधार तो देख लेंगे अपन कि इसके समाज के क्या आधार होते हैं, क्या फायदा होने वाला है, क्या घाटा होने वाला है। एक दूसरे से जुड़े हम इसलिए हुए हैं कि चाहे वो भारतीय समाज हो, चाहे वो अमेरिकी समाज हो, चाहे वो ब्रिटेन का समाज हो, चाहे वो आपका जनजातीय समाज हो, हर जगह शिक्षा का कोई न कोई स्तर पाया जाएगा। शिक्षा होगी। पहले अपन चर्चा कर चुके हैं शिक्षा और साक्षरता में अंतर, ठीक। साक्षरता का स्तर किसी समाज में 0 हो सकता है। साक्षरता का स्तर क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, लेकिन शिक्षा का स्तर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। समझ रहे मैं क्या बताना चाह रहा हूं भाई? जैसे मान लीजिए कोई जनजातीय समाज होगा, मान लीजिए जनजातीय व्यक्ति कभी भी स्कूल गया ही नहीं, तो क्या अपना जीवन नहीं जीता है? अरे बड़े कुशलतापूर्वक जीता है, मस्त जीवन जीता है, टेंशन फ्री रहता है। सुबह शाम क्या करता है? वो काम करता है, और दोपहर के बाद अपना नांगर वगैरह जो है खोलने के बाद वो क्या कर देता है? बढ़िया अपने चौपाल में बैठता है, दोस्तों के साथ मस्त बीड़ी पीता है और गप मारते हुए क्या करता है? वो ताश खेलता है। वो अपना जीवन है ना, उसका सुखमय जीवन है। कैसा जीवन है? शिक्षा। ये कैसे आया है? शिक्षा की स्तर। हो सकता है उसका साक्षरता कम है, वो रोज शाम को 1 पौवा दारू पी लेता होगा, क्योंकि उसका साक्षरता कम है। वो जानता नहीं है, क्या नहीं जानता है कि मुझे पैसा बचाना चाहिए, अर्थ को बचाना चाहिए, वित्त को बचाना चाहिए, आगे भविष्य के लिए पूंजी निर्माण करना चाहिए, उत्पादन बढ़ने के लिए काम होगा। उसका स्तर कैसा है? साक्षरता का स्तर बहुत कम है उसका, इस वजह से ये गड़बड़ काम करता रहता है। लेकिन उसका शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है, इसलिए वो टेंशन फ्री रहता है और अपने जीवन यापन के तरीकों को व्यवस्थित तरीके से चलाता है। उसके लाइफ में हम लोग जैसा टेंशन नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता हम लोग जैसा टेंशन, रिलैक्स रहता है, क्योंकि उसका शिक्षा का स्तर ऊंचा है। हमारे माँ बाप, बड़े भाई, जो बहुत सारे लोग आप देखे होंगे जो आपसे कम पढ़े लिखे होंगे, लेकिन तब भी अपना जीवन चला लेते हैं कि नहीं? वो किसकी वजह से चलाते हैं? शिक्षा की वजह से चलाते हैं। और ये देता कौन है उनको? समाज। तो हर समाज में शिक्षा न कोई होगा, मतलब शिक्षा और समाज साथ साथ चलते हैं। फिर शिक्षा से समाज का निर्माण होता है। आइए अपन 4 टॉपिक पढ़ लिए हैं अभी, है ना। आज एक नया टॉपिक शुरू किए हैं, शिक्षा का सामाजिक आधार, ठीक है। बाकी पुराने टॉपिक में आपको समझा दूंगा। 4 बजे एग्जैक्ट आइएगा, 4 बजे अपन क्लास शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऑनलाइन वाले सब इंतजार कर रहे होते हैं। तो 4 बजे से अगर 2 मिनट पहले आ सके तो और अच्छा है। 4 बजे एग्जैक्ट शुरू कर ही देते हैं। अपन देख रहे थे शिक्षा और समाज का क्या संबंध है आपस में। हमने देखा कि शिक्षा जो है वही तय करता है कि समाज कैसा होगा। अमेरिकी समाज आज अमेरिका जैसा समाज बन पाया है, उसका वजह क्या रहा होगा? उनकी सोच, उनके विचार, उनके कार्य करने के तरीके। सोच, विचार और कार्य करने के तरीके कैसे बने? किसकी वजह से बने? साक्षरता की वजह से बने कि शिक्षा की वजह से बने? शिक्षा की वजह से बने, क्योंकि साक्षरता हर समाज में कम या ज्यादा हो सकता है। साक्षरता दर, आप पढ़ते हो साक्षरता दर, तो किसी भी समाज में ज्यादा हो सकता है लेकिन कम हो सकता है। प्राचीन काल में साक्षरता, मान लीजिए 1947 में साक्षरता दर कितनी रही है? 1952 में साक्षरता दर लगभग रही है 50%। तो क्या जीवन जीते नहीं थे लोग? उससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में शिक्षा का दर और 0 रहा होगा, ये मान लेते हैं अपन। लेकिन उन लोग की जीवन स्थिति कैसी थी? और उच्च थी। और अगर आप जाएं इसके बीच में वैदिक वगैरह काल में, जब पूरा यूरोप क्या कर रहा था, जीवन कैसा जी रहा था, आदिम जीवन जी रहा था, तब भारत के लोग कैसा कर रहे थे? मतलब ऋग्वेद जैसा ग्रंथ लिख रहे थे, बड़े बड़े महान कवि हो, तो उनका स्तर क्या रहा होगा? उनका शिक्षा का स्तर, स्कूल तो कम जाते थे लेकिन गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे। समाज उनको बहुत कुछ सिखा देता था, क्योंकि आश्रम व्यवस्था बने हुए थे। और आश्रम व्यवस्था किसके आधार पर बने हुए थे? कर्म के आधार पर, कि 25-25 आयु का बांट दिया जाए समय, और 25-25 साल में हम वैसे ही सालों में क्या करेंगे? अपन काम करते रहेंगे, कि पहले 25 सालों में हम पढ़ने लिखने काम करेंगे, फिर 25 से 50 तक गृहस्थ का काम करेंगे,
50 से हम 100 तक किसका काम करेंगे, बानप्रस्थ समाज को कुछ देने का काम करेंगे। इसके बाद स्वनिर्माण के लिए, आत्मनिर्माण करने के लिए हम कहां चले जाएंगे, संन्यास के लिए चले जाएंगे। ये तो कर्तव्य बोध ही है ना, ये करने की भावना उसको किसने सिखाई, उनको किसी की किताब में तो नहीं सिखाया गया होगा कि 4 आश्रम होते हैं, ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। समाज का ये सिस्टम ही था, समाज का क्या था, ये सिस्टम था। तो शिक्षा व्यवस्था किसका निर्माण कर लेती है, समाज का निर्माण कर लेती है। और ये समाज जो है कैसा व्यवहार करेगा, क्या व्यवहार करता है, कहते हैं ना कि व्यक्ति के कर्म जो है, जो उसकी अभिव्यक्ति होती है, जो उसके कर्म होते हैं, वही बताता है कि उसका विचार कैसा है, उसका शिक्षा कैसा है। तो समाज जैसा भी व्यवहार करेगा उसी से पता चलेगा कि उसका शिक्षा स्तर कैसा है। शिक्षा से शुरू होता है समाज का निर्माण, और समाज ये बताता है कि उस व्यक्ति में शिक्षा का स्तर क्या है। मतलब शिक्षा और समाज का कैसा संबंध है, एकदम घनिष्ठ, जुड़वा भाई तरह, जुड़वा भाई की तरह इनका संबंध है, आपस में एकदम जुड़े हुए हैं। आज जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इसी पर टॉपिक चर्चा करने वाले हैं कि शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है और शिक्षा जो है समाज को क्या देता है। तो पहले चीज तो आप जान लीजिए कि जो संस्कृति होती है, कोई भी संस्कृति, यहां से ध्यान रखिएगा, संस्कृति जिसको अपन क्या कहते हैं, संस्कृति क्या होता है, समाज का व्यवहार करने का हिस्सा। समाज का जो व्यवहार होता है वही तो संस्कृति कहलाती है। कैसे संस्कृति कहलाती है, जैसे पश्चिमी संस्कृति, वो लोग कैसे कहेंगे, सूट टाई पहनेंगे, छुरी कांटे से खाना खाएंगे, अंग्रेजी में बोलेंगे, डांस करेंगे, बियर पिएंगे। हम इसको मान लेते हैं कि ये पश्चिमी संस्कृति है। अच्छी और बुरी संदर्भ में कभी मत लीजिएगा, सभी संस्कृति अपने आप में अच्छी होती है, समृद्ध होती है। अब संस्कृति क्या होती है कि समाज का व्यवहार, जैसा समाज का व्यवहार होगा हम कहेंगे वो वैसी संस्कृति है। भारतीय परंपरा, धोती कुर्ता पहन के कोई आदमी तिलक लगा के घूम रहा होगा तो आप कहेंगे नहीं, भारतीय संस्कृति का पालन करता है, खूब मंत्र उच्चारण कर रहा होगा, पंडित टाइप का आदमी होगा, तो कैसा कहलाएगा, बोलते हैं हम भारतीय संस्कृति का है, जय श्री राम का नारा लगा रहा होगा, भारतीय संस्कृति मान लिया गया। तो संस्कृति से पता चलता है कि वो समाज का व्यवहार क्या है। लेकिन इस संस्कृति का निर्माण कैसे होता है, संस्कृति का निर्माण होता है समाज में जो लोग रहते हैं, समाज के उनका विचार, उनका दर्शन, उनकी अभिव्यक्ति और उनके कार्य। ठीक, कोई व्यक्ति जानवरों को पीटते हुए ले जा रहा है, मारते हुए ले जा रहा है, आप कभी भी आप उसको नहीं मानोगे कि उन्नत संस्कृति का व्यक्ति है, आप तो यही मानोगे कि अच्छी संस्कृति का व्यक्ति नहीं है। कोई महिला पर अत्याचार कर रहा है, अच्छी संस्कृति का व्यक्ति कभी भी नहीं मान सकते आप उसको। लेकिन वो हमेशा सच बोलता है, ईमानदारी पूर्वक जीवन जीता है, तो आप बोलोगे नहीं हाँ अच्छे व्यक्तित्व का आदमी है, पूजा पाठ कर रहा है, चाहे किसी भी धर्म का हो, तो हम मानेंगे कि वो अच्छी संस्कृति का है। ये कहां से आया, उसके विचार से, दर्शन से, अभिव्यक्ति से और कार्य से आया। और ये विचार, दर्शन, अभिव्यक्ति पैदा कहां से होते हैं, शिक्षा से। आप जो काम करते हो आज, वो कैसे करते हो, कोई ना कोई तो बताया होगा, किसी ने तो शिक्षा दी हुई, किसी ने तो प्रशिक्षण दिया होगा। चाहे स्कूल में सीखे होगे, आप अच्छा काम स्कूल में सीखे होगे, माँ बाप के माध्यम से सीखे होगे, कोई बुरा काम होगा वो भी एक प्रकार का प्रशिक्षण है, वो भी एक प्रकार का शिक्षा है। मित्र मंडली से सीख लिए होगे कि चलो सिगरेट पीकर आते हैं, मित्र मंडली ने सिखा दिया, एक फूक मार ले, हमने सीख लिया, और सीखने के बाद वो क्या कर रहा है, हमारे जीवन में वो अभिव्यक्ति के रूप में आ रहा है। शिक्षा अच्छी और बुरी दोनों हो सकती है, वो निर्भर करता है कि आप उसका प्रयोग कैसे करते हैं। परमाणु बम का आप अच्छा उपयोग कर सकते हो, बुरा, चाकू का अच्छा उपयोग कर सकते हो, बुरा। ये निर्भर करता है कि आपके विचार कैसे हैं, और आपका विचार कैसे बनेगा, आपकी शिक्षा पद्धति से। सामूहिक विचार जब होगा तो समाज का विचार हो गया, व्यक्तिगत विचार हो गया, तो जब एक जैसी शिक्षा प्राप्त किए हुए लोग होंगे तो समाज वैसा व्यवहार कर रहा है। जैसे हमारे समाज में सब अच्छा चीज होगा तो सब समाज के लोग हो गए, लेकिन समाज का हिस्सा होता कौन, व्यक्ति। तो व्यक्ति ही क्या करता है, ये जो समाज का जो व्यवहार तय करता है वो कौन करता है, व्यक्ति। और व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझ रहे हो, व्यक्तित्व में अलग पार्ट बता रहा हूं। व्यक्ति का जो आंतरिक भाग है वो क्या है, उसका व्यक्तित्व। ये व्यक्तित्व तय होता है समाज से, जो किस माध्यम से देता है, शिक्षा के माध्यम से। हो सकता है अब वो शिक्षा कैसे मिलता हो आपको, दंड के रूप में, हो सकता है वो पुरस्कार के रूप में। अच्छा काम करोगे पुरस्कार मिलेगा, नाम होने लगेगा, आप प्रोत्साहित होकर अच्छा काम करने लगोगे। अगर आपको क्या मिला, अच्छा काम नहीं किया आपने तो आपको दंड मिलेगा, दूसरी बार वो गलती दोहराओगे नहीं आप। नहीं तो आपको क्या खिलाना करना पड़ेगा, समाज काट देगा तो बोगरा भात खिलाना पड़ेगा, पता है ना। समाज काटता है तो क्या करता है, यही करना पड़ता है। तो कुल मिला के शिक्षा, व्यक्तित्व, संस्कृति, व्यक्ति, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, सब समाज के हिस्से हैं।
और ऐसे जुड़े हुए हैं कि उनसे अलग नहीं किया जा सकता, अलग करके आप देख भी नहीं सकते कभी आप। तो अपन आज हम उसी बारे में पढ़ेंगे, अभी टॉपिक पर नहीं आए हैं, लेकिन आपको मूल चीज कैसा संबंध है उनको समझाने के लिए मैं आपको ये मूल चीजें बता रहा था। अब किताबी चीजों पर ध्यान देते हैं कि किताब क्या कहता है, सिद्धांत क्या कहते हैं उनके बारे में। अब समाज में समाज का जो सदस्य होगा, या तो सीखने वाला व्यक्ति क्या होगा, सदस्य होगा, या तो क्या होगा, बालक होगा। इन होता है कि बालक शिक्षा प्राप्त करना चाहता है या उसका कोई सदस्य प्राप्त करना चाहता है। हो सकता है मैं अभी 40 साल की उम्र में कहां चले जाऊं, शिक्षा प्राप्त करने के लिए मैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में चले जाऊं, पढ़ने के लिए मुझे रोका नहीं, या प्रौढ़ शिक्षा प्राप्त करने लगूं मैं। ठीक, तो समाज से जाकर, अच्छा स्कूल भी क्या है, स्कूल भी जो आपको शिक्षा, जो साक्षरता प्रदान करता है, वो समाज का हिस्सा है कि नहीं? बिल्कुल समाज का हिस्सा है, क्योंकि समाज के लोग भी तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। टीचर कौन है? समाज का हिस्सा। जैसे बढ़ई, धोबी, रजक, फलाना ढकाना, जो भी वर्ग के समाज के वर्ग में आते हैं, उसे शिक्षक भी एक पेशा है। अच्छा, जो बालक होगा वो भी किसी न किसी के समाज का सदस्य है। ऐसा तो होगा नहीं कि समाज मंगल ग्रह से आया हुआ है, वो इसी समाज में रहता है, इसी भारतीय समाज में रहता होगा, तो किसी न किसी समाज में रहता है। तो आपको यही ध्यान करना है कि जो सदस्य होगा या बालक होगा वो किसी न किसी समाज का क्या होगा, सदस्य होगा। पहली बात तय होगी कि वो सदस्यता निश्चित है, निश्चित तौर पर वो सदस्य कहीं न कहीं होगा। अच्छा, सदस्यता तो होगा। अब चूंकि बालक है वो सदस्य के रूप में है, उसकी पहली जो सीढ़ी है मां बाप से मिलने के बाद वो कहां जाता है? स्कूल। स्कूल भी जो है वो कैसा काम करता है? लघु समाज जैसा काम करता है। पूरा समाज तो नहीं है, लेकिन वहां पर भी कैसा समाज है? लघु समाज है। बढ़ई का भी लड़का पढ़ता है, कारपेंटर का भी लड़का पढ़ता है, गाड़ी वाले का भी लड़का पढ़ता है, अब कोई अपराधी का भी लड़का पढ़ता होगा। हर वर्ग के लोग, अब बच्चे तो पढ़ेंगे ही ना। तो कोई बच्चा ऐसा भी रहता है कि कोई किसी का टिफिन बॉक्स मार दिया, किसी के स्केल गायब कर दिया, वो प्रवृत्ति होती है उनके अंदर। तो समाज में जैसे अच्छी प्रवृत्ति होती है ना, वैसे बुरी प्रवृत्ति भी होती है। स्कूल में भी इस तरह की प्रवृत्ति आपको देखने की मिलेगी। कोई लड़का ज्यादा बदमाश होगा, कोई शांत रहेगा, जैसे समाज में होता है। ठीक, वो उम्र के आधार पर तय होता है कि उसका अभिव्यक्ति का तरीका क्या है। व्यवहार सबका लगभग एक जैसा रहता है। ठीक, और ये चीज ध्यान दीजिएगा कि चाहे समाज हो और चाहे स्कूल हो, स्कूल कहने का मतलब विद्यालय से मेरा है, कॉलेज भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कूल मतलब प्राथमिक स्कूल के बारे में बात कर रहा हूं, कोई भी स्कूल हो सकते हैं। ये जो समाज और स्कूल होंगे वो आखिर स्थापित क्यों किए गए हैं? शिक्षा देने के लिए। और शिक्षा क्यों देना चाहते हैं? तो वो चाहते हैं कि जो उनका सदस्य है, मतलब जो नागरिक है, उनको अच्छा नागरिक बनाया जा सके, बुरा आदमी बनाने के बारे में वो नहीं। समाज भी ये चाहता है और स्कूल भी चाहते हैं, दोनों ये चाहते हैं कि जो सदस्य है, जो बालक है, उसको क्या मिल सके? ऐसा प्रशिक्षण मिल सके। इनका उद्देश्य ये होता है, एक तो व्यक्तित्व का विकास, शिक्षा देने का भी मूल उद्देश्य यही है। पढ़ाई लिखाई जो अपन करते हैं उनका भी मूल उद्देश्य यही है कि हमारे व्यक्तित्व का क्या हो सके? विकास हो सके। ये नहीं कि नौकरी पा सको, वो तो हमारे दिमाग में घुसा दिया जाता है बार बार बोल बोल के कि नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाएगा, तो नौकरी नहीं मिलेगा, फिर नांगर जोतना। तो हमारे दिमाग में और चेतन में दिमाग में बात घुस गई है। क्या घुस गई है? कि नहीं, नौकरी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। सच मायने में है कि पढ़ा लिखा आदमी, MBA चाय वाला सुना है ना कि नहीं सुना है? बताओ कितना फेमस हो गया वो, और बेचता क्या है वो? चाय। शिक्षा के दम पर ही तो मैनेजमेंट किया होगा ना कुछ उसने। ठीक है, तो इनका समाज का और स्कूल का दोनों का क्या रहता है? व्यक्तित्व का विकास बनाना, और दूसरा समाज का एक अच्छा सदस्य बनाना। यही इनका मूल लक्ष्य है। स्कूल का भी और समाज का भी, दोनों का लक्ष्य एक ही है। दोनों एक दूसरे के जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित करते रहते हैं, और दोनों का उद्देश्य और लक्ष्य क्या है? समान है, अलग अलग उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। पहला चीज। फिर जो शिक्षा के, चाहे स्कूल हो चाहे समाज हो, 4 आधार होते हैं। कितने आधार होते हैं? 4। कभी भी शिक्षा जब दे रहे होते हैं वो, चाहे स्कूल समाज दे रहा हो चाहे वो समाज दे रहा हो, जब किसी व्यक्ति को, किसी सदस्य को कोई प्रशिक्षण देने का काम करता है तो 4 आधार पर उसको प्रशिक्षण देते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है समाज शास्त्री।
दूसरा होता है मनोवैज्ञानिक, तीसरा होता है सिर्फ वैज्ञानिक, और चौथा होता है दार्शनिक। समाज में आप देखेंगे कि ऐसे लोग आपको मिलेंगे, जैसे समाजशास्त्री अध्ययन कराना चाहा तो समाजशास्त्री अध्ययन कराने का उसका मूल उद्देश्य होता है कि समाज का एक नेक सदस्य बन जाए, अच्छा काम करने लगे, बेहतर करने लगे। मनोवैज्ञानिक आधार पर समाज को बनाना नहीं चाहते हैं, उस व्यक्ति को बनाना चाहता है, क्योंकि अगर मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्ति कैसा नहीं रहेगा, प्रशिक्षित नहीं रहेगा, तो समाज में सामंजस्य नहीं बैठा पाएगा। या तो वो पागल हो जाएगा, या तो उसको हम कहेंगे क्रेक है, अकेले बात कर रहा है वो, जबकि समाज कहता है अकेले बात करना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, वो सब लोग सड़क के बाई तरफ चल रहे हैं, वो दाई तरफ चल रहा है, तो हम कह रहे हैं वो पागल है। ऊपर देखते हुए बात करते चलता हुआ तो हम कह देते हैं पागल है। उस पागल व्यक्तित्व के अंदर भी कोई ना कोई तो मस्तिष्क होगा, कुछ तो विचार चलते होंगे, लेकिन वो समाज के विरोध में काम करता है या विपरीत जो समाज के मानक नियम है उन मानक नियमों के अंतर्गत काम ही नहीं करता हो, तो हम उसको कैसे घोषित कर दिए कि पागल हो गया हो, या बोल देते हैं क्रेक है, यही मान लेते हैं ना कि क्रेक आदमी है थोड़ा, इसे मत लोगो छोड़ो, क्योंकि वो थोड़ा सा विपरीत काम करता है। फिर वैज्ञानिक, अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से काम नहीं करेंगे, समाज ये भी चाहता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से काम नहीं करेंगे तो हमारे अंदर क्या बैठ जाएगा, अंधविश्वास। काली बिल्ली को देखकर डर रहे होंगे, जनरली हमारे बीच होता है, बिल्ली रास्ता काट गई, अब आज हम क्या करने जाएंगे, पढ़ने जाएंगे ही नहीं। क्यों? कि निश्चित तौर पर सर होंगे ही नहीं, हमने पहले से तय कर दिया, किसके आधार पर, काली बिल्ली ने रास्ता काटा। ठीक है, लेकिन हम चूंकि पढ़े लिखे हैं, जानते हैं, तो हम जानते हैं कि बिल्ली का जो है एक आना जाना तो लगा रहता है, सड़क पार करते हुए हम उसके बीच में आ गए, तो अब इससे क्या वास्ता। तो हम कैसा दृष्टिकोण रखते हैं, वैज्ञानिक। तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज है दार्शनिक। दार्शनिक का मतलब वो नहीं होता है जो जनरली अर्थ में लगाया जाता है। दार्शनिक का मतलब, सुकरात का कथन था, सुकरात या अरस्तु जो भी है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, कि ऐसे व्यक्ति, सम्राट ऐसे व्यक्ति को होना चाहिए जो दार्शनिक हो। कैसा व्यक्ति को सम्राट होना चाहिए, जो दार्शनिक हो। दार्शनिक का मतलब होता है विचारशील व्यक्ति, और कैसा विचारशील व्यक्ति, जो तार्किक दृष्टिकोण से किसी वस्तु को देख सके, किसी वस्तु मतलब किसी भी घटना को देख सके तार्किक दृष्टिकोण से। अगर सम्राट तार्किक ढंग से अगर किसी भी विषय को देखेगा तो उसका सही अन्वेषण कर पाएगा, शोध कर पाएगा, जान पाएगा कि आखिर मसला क्या है, उसकी समस्या क्या है, समस्या का हल क्या है, या समस्या को समाधान करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। और जो उपलब्ध विकल्प होंगे उन उपलब्ध विकल्पों में से किसी एक का चयन करेगा, जो कैसा होगा, सबसे बेहतर वाला होगा, जिसे योजना क्या हो जाएगी, सफल हो जाएगी। तो अगर कोई व्यक्ति दार्शनिक नहीं, मतलब तार्किक दृष्टिकोण से नहीं देखता है, विचारशील व्यक्ति नहीं है, तो समाज में उसकी उपयोगिता धीरे 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 क्या होती है, खत्म होने लगती है, और उसके रहने और न रहने से समाज को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आयाराम गैराम टाइप हो जाता है। तो शिक्षा के कितने आधार होते हैं, 4 आधार। एक समाजशास्त्रीय आधार पर, समाज में रहने के लिए, मनोवैज्ञानिक आधार पर, मस्तिष्क को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए और अच्छे व्यवहार करने के लिए, वैज्ञानिक विचार, अच्छे ढंग, अच्छा व्यवहार करने के लिए, और दार्शनिक विचार, समाज को समृद्ध बनाने के लिए। ये 4 आधार होते हैं शिक्षा के। 4 आधार पर समाज क्या करता है, स्कूल क्या करता है, व्यक्ति को या बालक को क्या देता है, शिक्षा देता है। क्लियर है इतना बात? ठीक। अब जो बालक या सदस्य होगा, यानी सदस्य ही, बालक ही लिख देता हूं, बालक या सदस्य होगा, बालक, इसका जो विकास होगा वो 2 स्तर पर होता है, पहला और दूसरा। ठीक है, शिक्षा के 4 आधार हो गए, लेकिन जो उसका विकास किया जाएगा वो 2 आधार पर किया जाएगा। पहला आधार क्या है, व्यक्तिगत दृष्टिकोण, और दूसरा आधार होता है सामाजिक दृष्टिकोण। व्यक्तिगत दृष्टिकोण और सामाजिक दृष्टिकोण दोनों अलग नहीं, बस इसको अध्ययन की दृष्टि से बांटा गया है। व्यक्तिगत दृष्टिकोण का मतलब ये होता है, ये जो है जीव शास्त्रीय परिकल्पना है। कैसी परिकल्पना है, जीव शास्त्रीय परिकल्पना, और ये परिकल्पना है समाज शास्त्रीय परिकल्पना। अब समझ लीजिए, कोई व्यक्ति
समाज में रहता है। मान लीजिए समाज में 100 लोग हैं। समाज में कितने लोग हैं? 100 लोग मान के रखिए कि एक समाज है, समाज में कितने लोग हैं? 100 लोग। और 100 के 100 लोगों को अनेक प्रकार की बीमारी है। कोई कोढ़ से, किसी कोढ़ हो गया है, किसी के पेट में अल्सर हो गया है, किसी को कैंसर हो गया है, किसी का हाथ पैर में समस्या है। ये पूरा समाज को हम क्या स्वस्थ मान पाएंगे? समाज का जो जीवन प्रत्याशा होगा वो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे कम होने लगेगा। दूसरा, समाज के धीरे धीरे जिन व्यक्तियों को बीमारी होगी, जो शारीरिक रूप से क्या होंगे? गठित नहीं होंगे, जो स्वस्थ नहीं होंगे, ऐसे व्यक्ति क्या होंगे? धीरे धीरे अल्लाह को तारा होते जाएंगे, धीरे धीरे निकलते जाएंगे। तो समाज के बाकी लोगों को दुख होगा कि नहीं होगा? हमेशा दुख होता रहेगा। और ऐसी स्थिति में क्या समाज खुश रह पाएगा? अचानक पता चले कि जो आपने कपड़ा प्रेस करने वाले को कपड़ा दिया है, 12 तो कपड़ा दिया, आपने पूरे कपड़े प्रेस करने वाले को दिए थे और प्रेस करने वाला तो चला गया। आपको बड़ा दुख होगा कि 20 कपड़े भी मेरे ले गए, खुद तो गया, साथ में क्या गया? 20 कपड़े भी ले गया। इस बात का क्या होगा? हमेशा दुख होगा। एक मजाक था, लेकिन कैसा होगा? आपको समाज में कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर परिवार का कोई व्यक्ति भी चला जाए तो नुकसान उठाना पड़ेगा। तो व्यक्तिगत आधार पर हम कहते हैं कि मानव शरीर के स्वस्थ होने के संदर्भ में। दूसरा, आप ध्यान रखेंगे मस्तिष्क के विकास के संदर्भ में। ये दो चीजें हम ध्यान देखते हैं जीव शास्त्रीय रूप में कि शारीरिक रूप से वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए, क्षमतावान होना चाहिए। उससे 2-3 फायदे होंगे। स्वस्थ व्यक्ति होगा, स्वस्थ समाज का निर्माण करेगा, राष्ट्र उन्नति करता रहेगा और समाज में व्याधियां, रोग, तकलीफ, दुख थोड़े कम होंगे। दुख तो हमेशा रहेगा, लेकिन थोड़े क्या होंगे? कम होंगे। व्यक्तिगत दृष्टिकोण से क्या किया जाता है? इनका विकास किया जाता है। बालकों का इसलिए क्या, ये पूरा पोषण आहार सरकार खिला रही होती है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम चला रही होती है, आंगनबाड़ी खेल में खेल के माध्यम से सिखा रही होती है, उनको प्रशिक्षण देती है, क्योंकि शारीरिक रूप से खेल कराती है। नहीं तो खेल कराने का फायदा ही क्या है? जरा सोचिए, स्कूलों में खेल कराने का नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर स्वस्थ रखने का क्या वजह है? क्या सरकार को मिल जाएगा? स्वस्थ हो जाएंगे हम तो क्या हो जाएगा? लेकिन नहीं, उससे समाज स्वस्थ हो जाएगा और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, क्योंकि वो खुद कमाएगा तो राष्ट्र को भी कमाने का मौका देगा कि नहीं देगा? ठीक, एक फायदा हो जाता है। दूसरा बोलता है कि जो समाजशास्त्री दृष्टिकोण है, मनुष्य के भीतर ऐसे गुणों का विकास करता है, ऐसे गुणों का विकास जो समाज को क्या कर सके? समृद्ध कर सके। युद्ध कम करें। पता चला कि बहुत ज्यादा युद्ध हो रहा है, बहुत ज्यादा युद्ध हो रहा है, तो मराठा टाइप का पूरा वंश ही डूब जाएगा। मराठा 5 भागों में बट गया, 5 भागों में बटने के बाद मराठा वंश ही खत्म हो गया धीरे धीरे। ठीक है, बहुत सारे राज्य में से इसी तरह खत्म हो गए। तो सामाजिक रूप से कैसा होना चाहिए? ऐसे गुणों का विकास किया जाए जो क्या किया जा सके? समृद्ध किया जा सके। और साथ में सजीविता, बहुत महत्वपूर्ण चीज, सजीविता का विकास हो सके। सजीविता का मतलब होता है कैसे? अरे देखो ना आप उसको, अमरबेल का पौधा देखे कि नहीं? हाँ, वो दूसरे के साथ जीते हैं, वो लोग एक दूसरे के साथ जीते हैं। परजीवी जो होते हैं हमेशा क्या कर रहे होते हैं? साथ जीव। एक का जीवन है तो दूसरे का जीवन है, दूसरे का जीवन है तो पहले वाले का जीवन है। दोनों साथ पैदा होते हैं, दोनों साथ में खत्म हो जाते हैं। तो सजीवता को क्या किया जा सके? बढ़ावा दिया जा सके। हम समाज में अकेले ना जिए, हमारे साथ साथ में दूसरे लोग भी जिए। और हमारा समाज अकेले ना जिए, हमारे समाज के साथ साथ में दूसरा समाज भी क्या होता है? समृद्धि को प्राप्त कर सके। ये 2 आधार पर इनका क्या होता है? विकास होता है। तो पहला वाला मामला क्या था कि शिक्षा का जो आधार शिला है वो 2 आधार पर तय होता है। किस आधार पर? शिक्षा का जो आधार है 4 आधार पर तय होता है। समाजशास्त्री, मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक और दार्शनिक आधार पर। जबकि समाज का जो वो विकास होता है वो 2 दृष्टिकोण से होता है। एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण से व्यक्ति का विकास करना और समाज का दृष्टिकोण से सामाजिक विकास करना। क्लियर? फिर इनका समाजीकरण भी तो होगा। समाजीकरण मतलब प्रशिक्षण। समाजीकरण करने का मतलब क्या है? प्रशिक्षण। अब सदस्य को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
प्रशिक्षण कौन कौन से तरीके से दिया जा सकता है, समाज स्कूल कैसे कैसे देते हैं प्रशिक्षण, देखिए अपन टॉपिक पढ़ते हैं, इसको है समाजीकरण की विधियां। ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं जिसे आप क्या कर सकते हो, समाजीकरण हो सकता है, मतलब समाज से सीख सकते हो, जान सकते हो। तो सबसे पहले आपने क्या किया होगा, आपके माता पिता रहे होंगे तो आपने किया होगा अनुकरण, किताबी भाषा ही लिख दूं ना, अनुकरण एवं निरीक्षण। ठीक, सबसे पहले बालक क्या होता है, देख रहा होता है कि लोग क्या कर रहे हैं, चुपचाप हक्का बक्का रहता है, कुछ बोलोगे तो आपकी तरफ मुंह फाड़ के देखता रहेगा। लेकिन धीरे 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 वो क्या करते रहता है, समझने लगता है कि ये गुस्सा है, ये प्रेम है, ऐसा व्यवहार किया। आप गलती से भी गुस्सा दिखा दोगे तुरंत रो देगा, लेकिन आप मजाक मजाक में करोगे तो जानता रहेगा कि ये मजाक ही कर रहा है, वो हंस देगा आपकी बात को। ठीक है, तो पहला क्या होता है, अनुकरण और निरीक्षण के माध्यम से। इसमें क्या क्या होता है, आपका जो रहन सहन होगा, रहन सहन, खान पान। अब आपको जैसे आपने छत्तीसगढ़ में रहा है, अब छत्तीसगढ़ में रहा है, आपको रोज सवेरे शाम चाइनीज खिलाया जाए, कैसा करोगे, खा पाओगे? आपको दाल चावल, आपको जैसे अभी हम लोगों को क्या लगता है, एक ही चीज में मजा आता है, क्या दुनिया का जितना भी अच्छा चीज मिल जाए हमको नहीं मजा आता है। अगर 7-8 दिन हम मसाला मसाला खा लिए तो अंतिम होते हैं दाल चावल और टमाटर मिल जाए, टमाटर की चटनी, तो हम लोग को लगता है नहीं ये सुखी जीवन है। लेकिन अगर कोई चाइना वाला आ गया और उसी को दाल चावल टमाटर की चटनी खिलाएंगे हम लोग को तो कैसा लगेगा, क्योंकि उसका आदी नहीं है, उसको आदत नहीं, सीखा नहीं, अनुकरण नहीं कर पाए और हम उसका अनुकरण करते आए हैं। तो एक जो खान पान रहस्य होगा उससे सीखा जाएगा, इसको वो देख कर करता है अनुकरण, देख कर क्या करता है, सीखता है। समाजीकरण का पहला विधि हो गया, ठीक। और दूसरा होता है बड़ों को आदर्श मानता है। थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा बड़ा होगा, हम लोग झूठ बोलना कहां सीखते हैं पता है, मम्मी पापा से। हम लोग झूठ बोलना मम्मी पापा से या घर के किसी न किसी सदस्य से, गाली देना भी हम लोग वहीं से सीखते हैं, जाने अनजाने में, समझ रहे हैं, या किसी न किसी लोग से सीखते हैं। जो भी बड़ा होगा हमारा ना, वो अगर कर रहा होगा तो हमको लगेगा कि करना बुरा नहीं है, किया जा सकता है, और कर लेते हैं। तो हम बड़ों को आदर्श मानते हैं कि जो कर रहा है वो ठीक होगा, अच्छा होगा, आदर्श होगा, सो हम करने लगते हैं। तो समाजीकरण की पहली विधि क्या हो गया, परिवार। इसमें आप क्या लिख सकते हो, ये निरीक्षण और आदर्श कहां से मिलता है, परिवार, घर, या लिख सकते हो कुटुंब, जो भी परिवार वाला का जो रहेगा वो वहां से अनुकरण और इसके माध्यम से मिलता है। दूसरा जो समाजीकरण का विधि होता है वो होता है समाज से, और समाज से दो आधार पर प्राप्त होता है, एक दंड के आधार पर, एक पुरस्कार के आधार पर। इसको क्या बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं दंड और पुरस्कार अलग, इसको देखिएगा। वैसे ये सिद्धांत किसका जानते हैं, लोक प्रशासन का सिद्धांत है, कैरेट एवं स्टिक योजना। कैरेट और स्टिक योजना क्या होता है समझिए। जैसे अच्छा काम किया तो क्या, अच्छा काम किया तो क्या मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, वाह वाह बढ़िया है, अच्छा किया, बड़ा ही समाज सुधारक है, अच्छा बोलता है, कुछ भी बोलेंगे आपको समाज के लोग। और बुरा काम किया तो क्या करेंगे, आपकी आलोचना करेंगे, और ज्यादा करेंगे तो क्या करेंगे, समाज से बहिष्कृत कर देंगे। तो कहने का मतलब है अच्छा काम करोगे ना तो कैरेट मिलेगा। कैरेट मतलब गाजर, कैरेट किसको बोलते हैं, गाजर को, कैरेट वाला नहीं, कैरेट मतलब गाजर। और बुरा काम करोगे ना तो डंडा मिलेगा। कैरेट एंड स्टिक प्रोग्राम क्या बोलते हैं, जब खरगोश को जब कोई चीज सिखा रहे होते हैं, जब खरगोश अच्छा काम करता है तो उसको गाजर खिलाते हैं, और जब खरगोश अच्छा काम नहीं करता है तो क्या करते हैं, उसको डंडा मारते हैं। एक संदर्भ में और उसको इसका चर्चा किया जाता है। वल्लभ भाई पटेल ने जब रियासतों का एकीकरण किया था ना, तब यही प्रोग्राम लॉन्च किया था कि जो रियासत आसानी से शामिल हो जाते थे उनको कहते थे कि हाँ सुविधा आपको मिलेगा, आप गाजर खा लो, और एक हाथ में डंडा लेके घूमते थे। जो शामिल नहीं हुआ कर रहे थे उनको पीटते थे, फिर पुलिस कार्रवाई और जनमत संग्रह और फलाना ढेकाना करवाते थे।
तो ये भी एक प्रकार कैसा करे, तो इसको ध्यान नहीं रखना है क्योंकि ये लोक प्रशासन का सिद्धांत है, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। पुरस्कार समाज कैसा देगा, जब अच्छा काम करोगे, नैतिक काम करोगे, बड़ा अच्छा समाज सेवा वाला काम करोगे तो क्या मिलेगा आपको, पुरस्कार मिलता जाएगा। और जब आप बेकार काम करते रह जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, दंड मिलता जाएगा। ये समाज आपको पहले से तय करके देता है। ठीक, ये दूसरा है। तीसरा जो होता है वो होता है संतुलित एवं प्रतिबंधित अनुभव। ठीक है, ये प्रशिक्षण देता है आपको अनुभव। असल में ये समाज के प्रशिक्षण का ही एक हिस्सा है। जैसे मैं आपको बताता हूं, संतुलित और अनुभव। मान लीजिए आपके जीवन में एक ऐसा अनुभव है जो आपके लिए बहुत अच्छा है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अनैतिक तरीके से धन कमाना। आपका मूल उद्देश्य क्या है, अभी आपका सच मायने में मूल उद्देश्य धन कमाना। ठीक, आपका मूल उद्देश्य यही है कि क्या किया जाए, नौकरी, पढ़ाई लिखाई किया जाए, पढ़ाई करने के बाद अच्छी जगह सेटल हो जाए, सेटल हो जाने के बाद आप क्या मिल जाए, आपको नौकरी मिल जाए। नौकरी मिल जाएगा तो हर महीना तनख्वाह मिलेगा, टेंशन फ्री रहेंगे। लेकिन ये नौकरी लगने के बाद आप क्या लेने लगे, घूस लेने लगे। क्या आप जैसे एबीओ बनने के बाद आप शिक्षा कर्मी वालों से बोल रहे हो कि नहीं, मेडिकल अवकाश के लिए मैं क्या लूंगा, 50% मेरा रहेगा। एक प्रकार कैसा काम हो गया, अनैतिक। अनंत आप अगर देखो, अच्छा हमारे समाज में तो इसको पचना नहीं, इसलिए इतना ज्यादा बुरा नहीं लगता है, लेकिन घूस लेना वैसे ही है कि उसकी इच्छा के विरुद्ध ही तो पैसा लेते हैं ना हम, उसकी इच्छा थोड़ी नहीं देने की। ये वैसे ही काम है जैसे उसके घर में डाका डालना, जबरदस्ती पैसा लाना। डाका में जबरदस्ती पैसा लाते हैं और घूस में कैसा होता है, दबाव से पैसा लाते हैं। लेकिन है तो दोनों अनैतिक काम। अब इससे आपको, हमको मतलब व्यक्तिगत, आपको क्यों कहूं, हमको व्यक्तिगत रूप से क्या होता है, फायदा होता है। और आपका अनुभव ये कहता है कि ये लेना चाहिए, लेकिन क्या समाज इसको मंजूरी देता है? तो समाज इसको मंजूरी नहीं देगा तो कैसा करेगा, प्रतिबंध लगाएगा वो। तो आप कैसे करोगे, दबे रूप में कोई काम करना चाहोगे, या समाज के प्रत्यक्ष रूप से आप नहीं करोगे, या ऐसा व्यवहार करोगे जो संतुलित हो। कैसा हो, संतुलित हो कि हम हमारा काम भी निकल जाए और हम समाज को पता भी न चलने दे। दोनों के बीच का रास्ता निकालोगे। ये वही मामला है। कैसा मामला है कि आप अपना स्वार्थ भी सिद्ध करना चाहते हो और समाज का प्रतिबंध भी नहीं झेलना चाहते हो, मतलब दोनों के बीच का एक संतुलित राह निकालते हो। इसमें क्या होता है, उदाहरण जो भी हो, जैसा भी उदाहरण आपको समझ में आया कि नहीं आया उदाहरण से, इसमें होता यह है कि हम क्या करते हैं, अनुभव से सीखते हैं। अनुभव से सीखते हैं। ठीक, लेकिन हमारे प्रत्येक अनुभव समाज के लिए हितकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में समाज क्या करता है, उन पर प्रतिबंध लगा देता है। उन पर प्रतिबंध मतलब उन कार्यों पर प्रतिबंध लगा देता है जो आप अनुभव से सीखते हैं या करते हैं। अब उन प्रतिबंधों के फलस्वरूप आप कैसा व्यवहार करते हैं, संतुलित व्यवहार करते हैं। संतुलित या सामंजस्य पूर्ण कार्य करते हैं। ये भी तो एक समाजीकरण है आपका। इसको आपको किसी ने सिखाया है। दोनों के बीच में, तराजू के दोनों बीच में, न इधर आपको क्या होना चाहिए, समाज के पक्ष में जाना है और न ही अनैतिकता के पक्ष में जाना है। आप पैसा भी कमाना चाहते हो, लेकिन कैसे पैसा कमाना चाहते हो, इज्जत वाला पैसा कमाना चाहते हो। पैसा चाहते हो कि हमको भी अतिरिक्त आय होता रहे, लेकिन हम क्या करेंगे, बीच का रास्ता निकालेंगे कि ऐसा पैसा लेंगे कि समाज को पता न चलने पाए, गुप्त रूप से लेंगे। उसको भी सामने वाले कहेंगे कि तू मेरे घर में आके पहुंचाना, और हम भी कहेंगे कि नहीं ऑफिस में मत दिया कर भाई, टेबल के नीचे दे दिया कर, लेना तो ही है। ठीक है, तो ऐसे संतुलित तरीके से अपन क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। ऐसा हर मामले में होता है ना। ये तो घूस का मैं उदाहरण बता रहा हूं, बहुत सारे ऐसे काम है, बहुत ऐसे काम है जो हम समाज की नजरों से बचा कर करते हैं। हमको पता होता है कि समाज में ये बात गई तो हमारी क्या होगी, समाज कुछ करेगा नहीं, हमारा बस आलोचना करता है, निंदा करता है, और इसकी वजह से हम क्या करते हैं, संतुलित काम करते हैं। ठीक, करना बंद भी नहीं करते हैं क्योंकि हमको दंड नहीं मिलता है, बड़ा दंड नहीं होता है वो।
ठीक, तो ये क्या है, समाजीकरण की पहली विधिया अनुकरण और निरीक्षण के माध्यम से जो प्राथमिक स्तर पर कुटुंब में सीखते हैं, घर में सीखते हैं, माता पिता से, बड़ों से आदर्श के रूप में सीखते हैं। दूसरा समाजीकरण की विधि है दंड के माध्यम से, अच्छा काम किया पुरस्कार मिलेगा, बुरा काम किया दंड मिलेगा। और तीसरे समाजीकरण की विधियां है दोनों के बीच का रास्ता, दंड और पुरस्कार दोनों में से, दंड के डर से, अनुभव की वजह से जो हम काम करते हैं, अनुभव में कैसे करना है अपने को संतुलित व्यवहार करना, क्योंकि हम समाज के प्रतिबंधों से बचना चाहते हैं। इसका प्रशिक्षण भी हमें समाज ही देता है। सच मायने में इसका प्रशिक्षण आप पेट से सीखकर थोड़ी ना आते हो। हम लोग कहां सीखा है, समाज में रहकर सीखा है। हमारे जो सीनियर रहे हैं वो उनसे सीखा है कि नहीं फलाना आदमी ऐसे कमा लेता है, मुझे भी ऐसे करना चाहिए, पता नहीं चलता है। ठीक, ये 3 है समाजीकरण की विधियां। क्लियर है, ये समझ में आया? मिटा दें। अच्छा, समाजीकरण का क्षेत्र भी होता है, हर क्षेत्र में अलग अलग समाजीकरण होता है, वो भी लिख लीजिए आप। समाजीकरण का क्षेत्र हम लोग चर्चा कर चुके हैं, हम लोग उसको बार बार चर्चा कर रहे हैं, अभी भी चर्चा करते रहते हैं, तुरंत जान जाएंगे आप, सेकंडों नहीं लगेगा। सबसे पहला क्षेत्र होता है परिवार। परिवार, घर, कुटुंब, कोई भी कर सकते हो, ये सब समाजीकरण का पहला क्षेत्र है आपका। ठीक, जहां पर आप क्या करते हो, किसके माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से। दूसरा दृष्टि, भावना, और क्या है इसमें, विश्वास आप समझ जाओगे, और व्यवहार। ध्वनि से हम घर में ही सीखते हैं कि जैसे हम बोलते हैं ना आ, तो आ का मतलब आना ही कैसे होता है, आप कैसे जानते हो? आ का मतलब जाना भी तो हो सकता है, लेकिन हमको इतना प्रैक्टिस करा दिया गया है कि हम जान जाते हैं कि आ का मतलब कैसा होता है, आना, और जा का मतलब जाना, भाग का मतलब भागना, अनजाने में। अच्छा, आ अगर मान लीजिए किसी चाइनीज को आप आ कहोगे तो समझ पाएगा क्या? वो क्या समझेगा? वो तो उसको चाइनीज में बोलना पड़ेगा। वो आ का मतलब क्या, क्योंकि उसका प्रशिक्षण उस तरीके से नहीं हुआ उसके घर में। दूसरा दृष्टि, देखते भी हो, हम इशारे में ही बता देते हैं, ऐसे इशारा कर लेते हैं, समझ जाते हैं कि इस आदमी के बारे में बात हो रहा है, और उस आदमी के बारे में बात भी कर भी लेते हैं और उसको पता भी नहीं चलता है। दृष्टि वो पता करता है। हम धीरे से क्या करते हैं, अपना इशारा कर देते हैं, अगले आदमी को पता चल जाता है कि किस बारे में बात कर रहा है, मतलब सांकेतिक माध्यम से। भावना, आप तुरंत भावना को पहचान जाते हो, और खासकर लड़कियां, महिलाएं भावना को पहचानने में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट होती हैं। किसी के मन में क्या चल रहा है तुरंत भावनाओं को पहचानती है, मात्र शक्ति है वो। माता के पास है विश्वास का मतलब होता है कि आप किस पर विश्वास करते हो। विश्वास में 2 चीजें असल में जुड़ी हुई है। विश्वास में जैसे मान लीजिए धर्म है, कई लोग किसी धर्म पर विश्वास करते हैं, कई लोग किसी धर्म पर विश्वास न कर, उनका इस बात में विश्वास है कि ईश्वर है ही नहीं। जैसे मान लीजिए ईश्वर है, तो हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि ईश्वर है, कुछ लोग इस बात पर भी विश्वास करते हैं कि ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं। दोनों विश्वास में आते हैं। संविधान में विश्वास करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है हमको। और व्यवहार, हम देख रहे होते हैं कि अच्छे के साथ कई बार अच्छा व्यवहार करते हैं, जो दिमाग खराब कर रहा होता है उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, बहुत सारा समय बर्बाद कर रहा होता है उसे हम चिढ़ते रहते हैं। हमारा व्यवहार भी हमको सिखा देता है कि किसके साथ हमें कैसा व्यवहार करना है। ये सब हमें कहां से मिलता है, कुटुंब यानी परिवार से मिलता है। दूसरा प्रमुख चीज होता है विद्यालय। घर से निकलोगे सीधे कहां जाओगे, विद्यालय। विद्यालय भी कैसा होता है, ये औपचारिक अभिकरण है। एक तो हमने क्या बताया कि ये लघु समाज होता है, ठीक। यहां पर जो शिक्षा मिलती है वो सामाजिक संस्कृति के अनुरूप मिलती है। अब समझ लो, विद्यालय जो है औपचारिक अभिकरण है। अनौपचारिक का मतलब होता है जहां पर नजदीकी संबंध हो। परिवार जब हम किसी चीज को हमको सिखाता है तो कोई थ्योरी नहीं सिखाता है, कोई किताब नहीं सिखाता है, लेकिन विद्यालय जब हमको किसी चीज को सिखाता है तो सिस्टम से सिखाता है। और इस सिस्टम को अपन क्या कह देते हैं, औपचारिक, ठीक।
और एक कैसा विद्यालय होता है? लघु समाज जैसा होता है। लघु समाज क्यों? क्योंकि हर जाति वर्ग धर्म के लोग वहां पर मौजूद होते हैं, अमीर गरीब हर जाति पाति के लोग होते हैं, इसलिए लघु समाज हो गया। शिक्षा को सामाजिक संस्कृति के अनुरूप मिलती है। अब ध्यान देना, जैसा समाज होगा वैसे ही स्कूल होगा, क्योंकि समाज के लोग ही तो स्कूल में शामिल हो रहे हैं, गुरु जी तो वहीं से आएगा ना। और मान लीजिए, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर उत्तर भारत की संस्कृति और उत्तर भारत की संस्कृति में और दक्षिण भारत की संस्कृति में दोनों में पर्याप्त अंतर है। तो जब खान पान के बारे में बात हो रही, क्योंकि उत्तर भारत के लोग थोड़ा सा बीफ वगैरह नहीं खाते हैं, लेकिन दक्षिण भारत के लोग बीफ क्या है आसानी से खाते हैं, उनके लिए सामान्य चीज है। जब उत्तर भारत के बारे में गौ मांस खाने के बारे में बात होगी तो उत्तर भारत के लोग उठ खड़े होंगे उसके विरोध में कि कैसी बात कर रहा है गुरुजी, बच्चों को कैसे सिखाता है। लेकिन दक्षिण भारत के लोगों के लिए कैसा है? सामान्य चीज है वो, क्योंकि उनके घरों में प्रचलित है वो चीजें। तो कैसी होगी शिक्षा? सामाजिक संस्कृति के अनुरूप। जैसी संस्कृति होगी वैसा ही शिक्षा का स्तर होगा। अब दक्षिण भारत उत्तर भारत छोड़िए, अमेरिकी समाज में कोई स्कूल होगा, वहां अलग तरह की शिक्षा दी जाएगी, और भारतीय परंपरा के जो शिक्षा मिलते होंगे वो अलग तरह से दिया जाएगी। इंग्लिश मीडियम स्कूल होगा, वो अलग शिक्षा देंगे, और गुरुकुल पद्धति से जो शिक्षा देते हैं वो अलग पद्धति होगी। वो किसके निर्भर करता है कि समाज उनको क्या कहता है शिक्षा देने के लिए। समाज की जैसी इच्छा होगी वैसा वो शिक्षा देना प्रयास करेंगे। तो दूसरा अधिकरण कौन हो गया? दूसरा क्षेत्र कौन सा हो गया? उसका विद्यालय। पहला हो गया परिवार, दूसरा विद्यालय। अब ध्यान दीजिए, विद्यालय और स्कूल के बीच में जो सदस्य थे, बालक का स्वयं का समाज, जानते हो कौन होता है? बालक का स्वयं, आपके समाज से अलग एक बालक का समाज होगा। वो कौन सा समाज होता है? उसका मित्र मंडली। ठीक, इसके मित्र मंडली में क्या होता है? नए नए तरीकों को सीखता है वो, समझ रहे हो? नए तरीकों को सीखता है और समूह भावना के साथ सीखता है, समूह भावना। और तीसरा है अलग अलग पारिवारिक विशिष्टता को अपनाता है। जो मित्र मंडली होगा वो उसके कई तरीके बताएगा। बचपन में आपने किया कि नहीं? किसी के गार्डन में जाके बी तोड़ा कि नहीं है? बी तोड़ा कि नहीं तोड़ा? कि दूसरे के यहाँ कुछ ऐसे बाड़ी में घुस जाना, कुछ तोड़ना, फूल निकालना, कुछ बदमाशी, कुछ ना कुछ किया होगा। ये आपका मित्र मंडली समझाएगा कि इस तरीके से कर, वो भी साथ में रहेगा आपके, लेकिन आपको बताएगा कि नहीं ऐसे कर, ऐसे कर, वो आपकी मदद भी करेगा। तो जो तरीका आप घर में अपनाते हो वो तरीका नहीं रहेगा वहां आपका इनोवेशन होगा नया वाला। ठीक है, अगर मित्र मंडली के साथ में आपने कोई क्या गाड़ी में जा रहे हो, गाड़ी में कुछ गड़बड़ हो गया, आपका मित्र मंडली सुझाव देगा आपको कि नहीं ऐसे चलते हैं, ऐसे करते हैं, आप उस तरीकों को अपना लोगे। ये नया तरीका आपने सीख लिया, समाजीकरण हो गया, समाजीकरण का क्षेत्र भी बन गया। दूसरा बोलता है कि समूह भावना। मित्र मंडली में अकेले काम नहीं करते आप, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा, समूह के साथ करोगे आप, एंजॉय करते। इसलिए तो मित्र मंडली में मजा आता है, क्योंकि हम लोग टीम के साथ काम करते हैं, और टीम में कभी भी क्या होता है, ऊंच नीच की भावना नहीं होती, सब सहयोगी होते हैं, सब अपना अपना काम कर रहे होते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण चीज है कि वो जो मित्र मंडली आती है ना आपकी, वो अलग अलग परिवार से सब चीज सीख चुके। आपके मित्र ने ये सारा चीज अलग जगह से सीखा है, आपके दूसरे दोस्त ने अलग जगह सीखा है, और आपने अलग जगह से सीखा है, और तीनों को कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो तीनों आपको कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं और नया चीज सिखा रहे हैं, क्योंकि हर परिवार में अलग व्यवस्था। आप देखोगे कि हर परिवार का अलग सिस्टम होता है, थोड़ा थोड़ा मेल खाता है समाज के अनुरूप, लेकिन मूल तरीके से उनका व्यवहार करने का तरीका, बात करने का तरीका, खान पान का तरीका थोड़ा थोड़ा अंतर रहे। वो आपको मित्र सिखा देगा, अरे तेरे यहाँ ऐसा करते हैं क्या, मेरे यहाँ तो ऐसा करते हैं। तो आप घर में आके बताओगे पापा को, मम्मी को, अरे पापा उसके यहाँ तो होता था, आप नहीं कर रहे हो। ठीक है, कोई भी विचार को। तो ये बालकों के से क्या कर सकते हो आप, स्वयं का जो समाज होता है वो भी एक समाजीकरण का क्षेत्र होता है। फिर आपका होगा समुदाय एवं समाज। समाजीकरण का ये भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, समुदाय और समाज। इसमें क्या होगा, आसपास के
क्षेत्र इसमें शामिल हो जाएंगे और उनका कैसा होगा वातावरण, वातावरण मतलब एटमॉस्फेयर से नहीं, मतलब व्यवहार करने का तरीका, और इनका परिवार वो भी आपको सिखाता है, क्योंकि वो मित्र मंडली भी तो नहीं से आता है। आप अगल वाले पड़ोसी से अलग व्यवहार कर रहा है, पड़ोसी में मोहल्ले में कुछ अलग तरह का व्यवहार हो रहा होगा, जो होली दीपावली त्योहार मनाना आप समुदाय और परिवार से सीख जाते हो। ठीक, इसके बाद एकता एवं भिन्नता, ये भी एक सामाजिकरण का क्षेत्र है जो अदृश्य क्षेत्र है। ठीक, जैसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है, ये एक क्षेत्र हो गया। दूसरा जैसे ग्रामीण संस्कृति और शहरी संस्कृति, इन दोनों में पर्याप्त भिन्नता होती है। संस्कृतियों में भी ग्रामीण और नगरी में अलग अलग, ग्रामीण संस्कृति और शहरी संस्कृति में, उत्तर भारत के कल्चर में और दक्षिण भारत के कल्चर में क्या होती है, बहुत ही भिन्नता होती है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारा सामाजिकरण चूंकि किस तरह का हुआ है, हम दोनों के बीच में क्या है, एकता है, और इस एकता को अपन क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय एकता बोलते हैं। ये भाव कहां से पैदा हुआ होगा, देश प्रेम की वजह से, निष्ठा की वजह से। इस चीज को भी तो किसी ने सिखाया है आपको ना, कि हम चाहे बंगला हो, गुजराती हो, मराठा हो, चाहे कोई भी हो, जब राष्ट्रगीत चलेगा, राष्ट्रीय झंडा फहरेगा तो हम एक हो जाते हैं। वैसे ही एक हो जाते हैं जैसे समाज होता है, जैसे परिवार होता है, जैसे घर होता है, जैसे मित्र मंडली एक हो जाती है, उसी तरीके से। क्योंकि इसने भी हमारा समाजीकरण किया है, आंतरिक रूप से ही सही, लेकिन हमारा समाजीकरण कैसे किया है वो। और एक अंतिम होता है समाजीकरण का स्वनिर्माण में बदलाव। स्वनिर्माण में बदलाव का मतलब होता है विचारधारा एवं अनुभव। ठीक है, आप जीवन में, अपने जीवन में खुद भी सीखते हो, ठोकर लगने के बाद। जैसे इसी पिछला तैयारी आपने किया होगा, पिछले तैयारी में आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई तो आपको लगा कि नहीं, इस सफलता करने का सही तरीका ये नहीं था भाई, मुझे नया मार्ग तलाशना होगा, और मुझे कैसे करना होगा, समय से पहले तैयारी करनी होगी। मुझे ऐसे प्लान बनाने होंगे कि मैं समय से क्या कर सकूं, उसके लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर सकूं, तैयारी कर सकूं। सो आपने क्या कर लिया, कोचिंग ज्वाइन कर लिया। ये कहां से आया, आपको अनुभव से तो आया होगा। जीवन में किसी भी क्षण में आपने अनुभव से सीखा, अनुभव सीखने के बाद अपने आप में बदलाव किया। ये भी तो एक प्रकार का समाजीकरण है, अदृश्य ही सही, लेकिन समाजीकरण का क्षेत्र हुआ। तो समाजीकरण के प्रथम क्षेत्र में कौन होता है, आपका कुटुंब। दूसरा कौन होता है, विद्यालय। तीसरा कौन होता है, बालक का स्वयं का समाज यानी मित्र मंडली। चौथा कौन होता है, समुदाय एवं समाज। पांचवा कौन होता है, एकता और भिन्नता, यानी देश के अंदर अमूर्त रूप से। अमूर्त मतलब समझते ना, जो दिखाई नहीं देता, जैसे भावना दिखाई नहीं देती है, अमूर्त है, प्रेम, घृणा, ये सब आपको दिखाई नहीं देगा, मोह दिखाई नहीं देता, लेकिन होता है। और अंतिम क्या होता है, स्वनिर्माण में बदलाव, जो कैसे आता है, अनुभव के माध्यम से आता है। जब आप खुद को निर्माण करोगे, स्व का निर्माण करोगे, तो समाज निर्माण हो जाएगा, समुदाय का निर्माण हो जाएगा, व्यक्तित्व का निर्माण हो जाएगा। ये सामाजिकरण के कंप्लीट क्या है, क्षेत्र है। क्लियर, समझ में आया ये बात। कुछ नहीं, सब आप लोग जानते थे पहले से, समझ रहे हो। ये सब, इसमें से ऐसा कौन सा चीज था जो आप लोग नहीं जानते हो। रिव्यू पढ़ने आया, लेकिन आप ये सब पहले से जानते हो। 100% में गारंटी दे सकता हूं कि ये सारा चीज आपको कौन जानता है, पहले से जानते हो। बस आपको उसको ध्यान दिलाने वाला कोई चाहिए। आप सब जानते हो। क्यों जानते हो, ये सीख कर ही तो आए हो आप, समझ रहे हो। ये जीवन, जो चीज हमने अभी पढ़ा है ना, अभी पढ़ रहे हैं जो चीज ना, वो चीजें आप पार करके आए हो, और उस चीजों का अनुभव आपको व्यक्तिगत जीवन में है, बस किताबी जीवन में नहीं। इसलिए किसकी जरूरत पड़ गई, मेरी जरूरत पड़ गई। अगर किताबी जीवन में भी इसका उपयोग होता, और जैसा किताब में लिखा उसको खुद के अंदर अनुभव करना शुरू कर दोगे आप, तो मिनटों नहीं लगेंगे आपको समझने में, फटाफट सब बनने लगेगा सवाल। ठीक, अच्छा, तो ये समाजीकरण हो गया है, तो समाज का भी कोई शिक्षा संबंधी कार्य तो होगा। समाज क्या करता है, ऐसा समाज क्या करता है कि शिक्षा देने के लिए समाज का कोई योगदान, एक तो प्रशिक्षण तो देता ही है वो, और क्या क्या करता है जो जानते हो आप।
समाज बहुत सरल है, समाज के शिक्षा, क्योंकि टॉपिक है इसलिए इसको पढ़ा रहा हूं, नहीं तो आप जानते हो 2 मिनट में आप जान जाओगे, समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। शिक्षा संबंधी कार्य आप सब जानते हो, ऑनलाइन वाले भी आप लोग भी जानते हो भाई, ऑनलाइन वाले भी आप लोग जानते हो, 4 लोग बचे हैं बस। सबसे पहले समाज क्या करता है, शिक्षा का लक्ष्य तय करता है कि नहीं करता है? शिक्षा किस विषय में देनी है ये कौन तय करेगा? समाज ही तो तय करता है। अब जैसे शिक्षा नीति बनी है तो शिक्षा नीति में जो लोग शिक्षा नीति का निर्माण किए हैं वो लोग भी तो समाज के सदस्य हैं। वो लोग तो ये बात जानते हैं ना अच्छी तरीके से कि बच्चों को क्या चाहिए, उनका कैसे प्रशिक्षण हो पाएगा, क्या आवश्यकता है, किस तरीके की शिक्षा देनी चाहिए जो ज्यादा सफल हो गई। जैसे महात्मा गांधी ने कहा ना कि बुनियादी शिक्षा दे दो इनको भाई, अलग अलग लोगों ने कहा कि व्यावसायिक शिक्षा दे दो, तकनीकी शिक्षा दे दो। तो हर का कोई उद्देश्य है, तो ये लक्ष्य कौन तय करता है? समाज तय करता है। फिर अच्छी शैक्षणिक संस्था स्थापित करना, क्योंकि समाज के बच्चे तो यहां पढ़ने जाते हैं, तो कोई खराब स्कूल खोलेगा क्या कि आप ऐसा स्कूल खोल दो चोर बनाने के लिए? स्कूल नहीं होते, बुरे स्कूल नहीं होते, सब आईएएस बनाने वाले स्कूल होते हैं। सच है कि नहीं? तो समाज जो भी स्कूल स्थापित करेगा ऐसे मानक तय करेगा, बुरी शिक्षा देने के लिए नहीं। बात लगे कि हम बुरा सीख करा जाए, ठीक है, वो हमारा समाजीकरण हो जाता है। लेकिन समाज जो तय करता है वो कैसे तय करता है कि अच्छी शिक्षा देने के लिए, अच्छी गुणवत्ता वाले शिक्षा देने के लिए। फिर क्या करता है, अच्छे नागरिक चरित्र का निर्माण। ये ऐसे ही है जिसको अपन पढ़ चुके हैं। समाज चाहता है कि अच्छा नागरिक बन जाए, जिससे समाज भी अच्छा रहे, देश भी अच्छा रहे, सब अच्छा रहे। फिर क्या है, समाज एक काम और करता है, नियंत्रण एवं मार्गदर्शन। नियंत्रण और मार्गदर्शन, अगर किसी बच्चे को गलत शिक्षा दी जाएगी, गुरुजी खुद पी कर आ रहे हैं तो समाज एक्शन लेना शुरू कर देता है कि गुरु जैसा क्यों कर रहे हैं। कुछ गलत काम कर रहे हैं तो तुरंत समाज एक्शन लेना शुरू कर देता है, चाहे वो आपराधिक मामला हो चाहे किसी तरह का मामला हो। तो उसका क्या करता है, नियंत्रण भी रखता है। और समय समय पर ऐसे ग्राम पंचायत में शिक्षा समिति बनी होती है, उप सरपंच उसका क्या होता है, अध्यक्ष होता है। तो वो क्या करता है, उसका मार्गदर्शन भी करता रहता है, नियंत्रण भी करता रहता है। समाज का ही तो हिस्सा है, ठीक। फिर पुस्तकालय की स्थापना। पुस्तकालय की स्थापना, भाई हमारे पास खुद के विचार कितने पैदा होंगे? बहुत सारे विचार पैदा नहीं हो सकते। दिन भर बैठे रहो ना आप, सोचो, बहुत विचार पैदा नहीं होंगे। और आपसे पूछा जाएगा कि भाई शिक्षा व्यवस्था में क्या दोष है, बताओ। 2-4 तो दोष समझ में आएंगे, समझ में नहीं आएगा। लेकिन किसी का किताब पढ़ लेंगे अगर हम ना, किसी राइटर को अपन पढ़ लेंगे अच्छे से, चेतन भगत को पढ़ लें, आप किसी को भी पढ़ते रहे अपन, तो हम शिक्षा व्यवस्था में दोष को बहुत अच्छे तरीके से पूरा निबंध लिख सकते हैं। यहाँ पर कहां से आएंगे विचार? पुस्तकालयों से, पत्रों से, ये सब स्थापित किया जाएगा, ठीक। इसके बाद समाज और क्या करता है, जो पुराने बच गए हैं उनको भी शिक्षा देना जरूरी है, क्योंकि शिक्षा कैसा अधिकार है, मौलिक अधिकार है। तो प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था भी करता है। ये कौन करता है? समाज ही तो करता होगा। फिर क्या करता है, अनेक प्रकार की शिक्षा। कैसे? धार्मिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, जो भी आप जानते हो, सामाजिक शिक्षा, आर्थिक शिक्षा, और कौन कौन सा शिक्षा होता है, ठीक है। शारीरिक ही एक होता है, शारीरिक शिक्षा। ये सब कौन देता है? समाज देता है। और साथ में समाज एक काम और करता है, स्कूलों के साथ अच्छे संबंध। धार्मिक शिक्षा, धर्म के बारे में आपको गलत चीज नहीं बताएगा, सही चीज बताएगा, भगवान थे ऐसा बताएगा। फिर नैतिक शिक्षा, अच्छा काम करो बेटा नहीं तो स्वर्ग जाओगे, बुरा काम करोगे तो नरक चले जाओगे। कौन बताता है? समाज बताता है आपको। स्वर्ग नरक होता है या नहीं होता, किसी ने नहीं देखा, मेरे पापा ने भी देखा, नहीं देखा था, दादाजी भी नहीं देखा था, किसी ने भी नहीं देखा, लेकिन सब बताएंगे आपको। बताते कि नहीं बताते हैं? नैतिक आधार पर काम करने के लिए, सामाजिक आधार पर, क्योंकि समाज में काम करना है, इसी समाज को उसका भला बुरा सोचना है, नुकसान होना पड़ेगा। आर्थिक रूप से आप कहीं कमजोर ना हो जाओ, गरीब ना हो जाओ,
तो आपको आर्थिक रूप से व्यवसायिक जीवन जीने के लिए शिक्षा दिया जाता है। शारीरिक शिक्षा स्वस्थ रहने के लिए, व्यायाम करो बेटा, दौड़ा करो, पैदल चला करो, ये प्रैक्टिस कर लो, वो प्रैक्टिस कर लो, जिम चले जाओ, जो भी शारीरिक शिक्षा है ये सब कौन देता है? हमारा समाज हमको देता रहता है अलग अलग माध्यम से। ठीक, और एक लास्ट टॉपिक है आपका सामाजिक व्यवस्था पर शिक्षा के क्या प्रभाव है। जो सामाजिक व्यवस्था, अगली क्लास होने वाली है 5 बजे से लगी थी, 5 इंतजार कर लेंगे, कोई नहीं आया है ना। लास्ट टॉपिक हमारा क्या है इसी में, कि सामाजिक व्यवस्था पर शिक्षा। अब शिक्षा तो समाज ऐसे ऐसे शिक्षा देता गया, तो सामाजिक व्यवस्था पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ रहा है, समझ गए। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि शिक्षा, समाज क्या कर रहा है, शिक्षा के लिए क्या कर रहा है। अब शिक्षा समाज के लिए क्या करता है, क्योंकि दोनों का संबंध अपने को देखना है। तो सामाजिक व्यवस्था का शिक्षा पर प्रभाव। ठीक, पहला, समाज की प्रकृति तथा आदर्श का प्रभाव। भाई जैसे शिक्षा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति रहेगा वैसे ही समाज में व्यवहार करेगा। अगर अच्छा शिक्षा प्राप्त किया रहेगा तो अच्छा व्यवहार, बुरा शिक्षा प्राप्त किया रहेगा तो बुरा व्यवहार। जिस समाज में जैसी शिक्षा प्राप्त होती है व्यक्ति को, उस समाज में वैसे, क्योंकि ट्रेनिंग उसको वैसे ही मिला हुआ है। तो पहला चीज क्या है, समाज की प्रकृति और आदर्श प्रभाव। समाज का जो आदर्श होगा वो व्यक्ति पर निर्भर करता है, क्योंकि व्यक्ति तो व्यवहार करता है। क्लियर है जी। जैसा व्यक्ति व्यवहार करेगा समाज का आदर्श वैसे ही बन जाएगा। अगर व्यक्ति पैर छूता है तो बोलेंगे नहीं है पैर छूना अच्छी बात है। अगर व्यक्ति नमस्कार करता है तो नमस्कार करना अच्छी बात है। टाटा बाजा करता है तो वो करना अच्छी बात है। समाज के व्यक्ति के व्यक्तित्व के अनुरूप, उसके व्यवहार के अनुरूप समाज का आदर्श अपने आप बन जाता है। दूसरा बोलता है धार्मिक दशा का प्रभाव। धार्मिक दशा का प्रभाव, व्यक्ति जैसे धार्मिक होगा, कैसे धार्मिक होगा, अगर उसमें धर्म की प्रधानता है, सब व्यक्ति राम की पूजा कर रहे हैं, पूरा समाज राम का पूजा करने लगेगा। और राम कैसे हो जाएंगे, महान व्यक्ति हो जाएंगे। कल को जैसे दक्षिण भारत वाले अयप्पा भगवान की पूजा करते हैं, आप लोग अयप्पा भगवान को जानते भी नहीं, ठीक है, लेकिन उन लोग के लिए अयप्पा देवता महान है। वैसे ग्रीक में पूजा होता था, अपोलो देवता की पूजा होती थी। हम लोग अपोलो देवता क्या मानेंगे, हम लोग लिए तो अपोलो हॉस्पिटल है, तो ये जानते हैं सच है कि नहीं। तो हम लोग अपोलो को क्या देवता मानेंगे, क्योंकि हमको ऐसा प्रशिक्षण नहीं मिला। तो जो व्यक्ति जैसे धार्मिक व्यवहार करेगा, समाज उसका क्या करने लगेगा, उसका अनुकरण करना शुरू कर देगा, समाज के सारे लोग करने लगेंगे, वैसी धार्मिक व्यवस्था विद्यमान हो जाएगी। तीसरा है राजनैतिक दशा का प्रभाव। हमारे समाज में बड़े बड़े राजनीतिक हुए, हमारे राजनीतिक जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ता है। हमारे यहाँ बड़े बड़े राजनीतिक कौन हुए, महात्मा गांधी, पट्टाभी सीतारामैया, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अभी मोदी जी। इनके राजनीतिक व्यक्तित्व के आधार पर हम लोग के समाज का दिशा तय हो रहा है। जैसे इनके विचार हैं उसी के आधार पर तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। ये लोग अपने विचार शक्ति के आधार पर, चूंकि इनका विचार कैसा है, राजनीतिक विचार है। हमारे नेता जो हमारे राजनीतिक जो हमारे लीडर हैं, अच्छे बुरे जैसे भी हो, लेकिन हमारे तो लीडर है ना। इन लीडरों के विचार शक्ति के आधार पर ही समाज की दिशा और दशा तय होती है। तो किसके आधार पर है, इनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था के आधार पर है। जैसे इनको शिक्षा मिले, जैसा इनको प्रशिक्षण मिला है, वैसे समाज को गति दे रहे हैं। ठीक, फिर वो लिखने के लिए है संस्कृति एवं दर्शन। संस्कृति और दर्शन, जैसी आपकी संस्कृति होगी, जैसा आपका दर्शन होगा, वैसे आपका समाज बन जाएगा। धार्मिक व्यवस्था में शामिल है, संस्कृति दर्शन में सब आ जाते हैं।
आर्थिक आधार पर, और अगर व्यक्ति क्या होगा, अमीर होगा, तो शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी उसकी, अमीरी वाली। एक मिनट, अमीरी वाली। और अगर व्यक्ति क्या होगा, गरीब होगा, तो कैसा होगा, गरीब, सामान्य शिक्षा उसको मिलेगा। बस यही प्रभाव पड़ता है इसका। ठीक ठीक है, ऑनलाइन वाले समझ में आ गया होगा आप लोगों को, तो सब पहले से जानते थे सब। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कल क्या है अपना, धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, कल अपन पढ़ रहे हैं क्या, धर्मनिरपेक्षता के बारे में पढ़ेंगे। अगला क्या टॉपिक है क्या राम, धर्मनिरपेक्षता, इसके बाद समाजवाद। हाँ हाँ, ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।